नमस्कार बच्चों, एमए उत्तरार्ध की इस कक्षा में आपका स्वागत है। एमए उत्तरार्ध में हम 5th पेपर के अंतर्गत साहित्यिक निबंध के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पिछले व्याख्यान में आज हम आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें जो उपन्यास आपके कोर्स में है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आपके पाठ्यक्रम में जो उपन्यास है वह है बाणभट्ट की आत्मकथा, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ है। बच्चों, आज हम बाणभट्ट की आत्मकथा का एक जो सामान्य सा परिचय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बाणभट्ट की आत्मकथा हिंदी जो उपन्यास साहित्य है उसका बहुत ही गौरवपूर्ण ग्रंथ है और ऐतिहासिक उपन्यासों की जो माला है उसके अंतर्गत वह एक बहुमूल्य मणि के रूप में संग्रहित है। स्वर्गीय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो हिंदी उपन्यास वाङ्मय है उसको अतीत की सांस्कृतिक संपदा प्रदान करते हुए न केवल साहित्यिक उपलब्धियों से समृद्ध किया है अपितु उसका जो नवीन विकास पथ है उसको भी प्रशस्त किया है। हिंदी में आज तक जो ऐतिहासिक उपन्यासों का जन्म देने का श्रेय हम श्री वृंदावन लाल वर्मा और महापंडित राहुल सांकृत्यायन को दे सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वृंदावन लाल वर्मा ने बुंदेलखंड के जो वैभव है उसको अपने उपन्यासों के माध्यम से वाणी दी है, तो राहुल जी ने भारत की जो अतीत के गणराज्य हैं जो अब लुप्त हो गए हैं उन गणराज्यों के बारे में उपन्यास लिखे हैं। आचार्य द्विवेदी ने इसके प्रकाशन के द्वारा जो भारत के इतिहास का एक युग विशेष है उसके सांस्कृतिक सौंदर्य को बहुत ही सुंदर ढंग से रूपायित किया है। जो संस्कृत कथा साहित्य है उसका जो वैभव है वो इस उपन्यास का प्रधान प्रेरणा स्रोत है। हमेशा द्विवेदी जी संस्कृत साहित्य का अनवरत अध्यापन करते थे और उसी का जो सांस्कृतिक सौंदर्य है उसको उन्होंने अपनी अनुभूति के रूप में ढाल करके बाणभट्ट की आत्मकथा की रचना की। उनकी ये जो कृति है बाणभट्ट की आत्मकथा, इसमें वस्तु संगठन और वर्णनात्मक विवरणों में जो बाण के जो विश्रुत ग्रंथ हैं वो हर्षचरित और कादम्बरी जो है उसके आधार पर लिए गए हैं। इतिहास की जो प्रामाणिक सामग्री है उसका तो उन्होंने उपयोग किया ही है, लेकिन साथ ही जो कथा सूत्र हैं उनमें लेखक ने अपनी कल्पना से भी बहुत काम लिया है। वास्तव में बाण और श्री हर्षदेव के ग्रंथ ही इस आत्मकथा के जो मूल आधार हैं। संस्कृत साहित्य में जो उपलब्ध बाण से संबंधित सामग्री है उसके साथ में कालिदास, शूद्रक, वात्स्यायन, वराहमिहिर आदि कवियों और लेखकों के जो सरसकरात्मक वर्णन है उनका भी आत्मकथा में प्रसंग के अनुसार समावेश किया गया है। यह जो उपन्यास है तो इतिहास की पृष्ठभूमि पर, लेकिन वास्तव में हम इसे एक सांस्कृतिक उपन्यास भी कह सकते हैं, जिसमें कि हमको एक पूरा युग मुखरित सा होता हुआ दिखता है। हम बाण आदि के ग्रंथों से इसे कुछ ग्रहण करते हैं, पर इसकी जो प्रतिपादन शैली है, इस कृति में जो बाण है उनके ग्रंथों से बहुत कुछ लिया गया है, लेकिन फिर भी जो इनकी प्रतिपादन की शैली है वो एकदम नई है। इस आत्मकथा में लेखक की कल्पना का रंग केवल कथा वस्तु के संगठन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके जो पात्र हैं उनका व्यक्तित्व भी उसी रंग में रंगा हुआ है। स्वयं जो इसके नायक हैं बाणभट्ट के व्यक्तित्व पर एक तरह से हम देखें
तो लेखक का अपना व्यक्तित्व हमें छाया हुआ प्रतीत होता है। कुछ प्रमुख पात्रों को यदि हम छोड़ दें तो बाकी सभी पात्र काल्पनिक हैं। चंद्रदधिति है, निपुणिका है, सुचरिता है आदि जो पात्र हैं ये काल्पनिक हैं, नवीन है। बाण के ग्रंथों में और संस्कृत भाषा के नाट्य साहित्य में जैसे मधुकरिका, परव्रतिका, तरलिका आदि नाम पाए जाते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा में आया हुआ नाम निपुणिका भी वहीं से लिया गया है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा का जो परिस्थिति और वातावरण है वो ऐतिहासिक है। उस समय का जो समाज था वो बिखरा हुआ भारतीय समाज था। पतनोन्मुख जो राज्य वर्ग है उसकी संस्कृति थी। जीवित जागृत आत्मकथा ये जो है इसमें हमको दिखाई देता है। यह सब एक तरफ जातीय विभेदों में भारतीय समाज बढ़ता चला जा रहा था और बहुत सी मिथ्या धारणाएं, अंधविश्वास उनके जीवन का अंग बनती जा रही थी। तो दूसरी तरफ जो संपन्न वर्ग था वो प्रजा की बहु बेटियों को अपने अंतःपुर का श्रृंगार बनाता जा रहा था। उसमें राज परिवार भी आते थे और कामोन्माद की अटखेलियों में ही अपनी चरम सार्थकता समझता था। हाँ, यह निश्चित है कि स्थानीश्वर के वर्धनों का कुल जो था वो इन भोग लिप्साओं में लिप्त नहीं था, लेकिन फिर भी वह एकाकी विदेशी आक्रांताओं का प्रतिरोध करने में स्वयं को असमर्थ ही पाता था। वस्तुतः जो भारतीय राजन्य वर्ग था उसके साम्राज्य की जो अंतिम आभा है वह भारत के आकाश में अपनी अरुणिमा के फूल बिखेर कर समाप्त होने की प्रतीक्षा में इस बाणभट्ट की आत्मकथा में दिखाई देती है। इस बाणभट्ट की आत्मकथा में पतनोन्मुख जो राजन्य वर्ग है उसकी संस्कृति की, उसकी समाज व्यवस्था की, उसके गर्भ में जो पलती हुई दास्ता है उसका चित्रण हमको देखने को मिलता है और उन सब की एक जो करुण और क्रूर कहानी है वह हमें इसमें दिखाई देती है। बाणभट्ट की कहानी की जो धारा है उसमें रूढ़ समाज जो है उसकी व्यवस्था के प्रति विद्रोही बन करके आता है। बाणभट्ट जो इस उपन्यास का जो नायक है वो उन सब के विरुद्ध विद्रोही बन करके आता है। वो देव मंदिर अर्थात नारी शरीर के उद्धारकर्ता के रूप में आत्मकथा के मंच पर हमको आता हुआ दिखाई देता है और अंत तक भी वो प्रहरी के समान, एक अभिभावक के समान उस देव मंदिर अर्थात नारी शरीर की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखता है। सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा जब प्रथम परिचय में ही बाण को अयम भुजंगम कहा गया है और बाणभट्ट सम्राट से प्रश्न करता हुआ पूछता है कि का में भुजंगता, यह संदर्भ जो है यह हर्षचरित का संदर्भ है। बाणभट्ट की आत्मकथा में भी सम्राट हर्ष इसी श्रुति परंपरा से कही गई बात को दोहरा देता है, लेकिन बाण की जो संयत और सबल युक्तियां हैं उनको सुनकर के बाण की जो सच्चरित्रता है उसके ऊपर विश्वास होने लगता है और हमने ऐसा सुना है यह कहकर के सम्राट हर्ष जो है वह मौन धारण कर लेता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाण को एक अच्छे उज्ज्वल चरित्र वाले आदर्श नायक के रूप में चित्रित किया है। बाण का भोला और सुदृढ़ व्यक्तित्व निश्चल भी है और निष्कलंक भी है। द्विवेदी जी के कल्पना लोक की उपज है। बाण की जो सरलता है, उसकी चारित्रिक पवित्रता है और उसकी सरसता है, ऐसा लगता है कि मानो द्विवेदी जी की अपनी है। उसका आवारापन चाहे उनका अपना नहीं हो, बाणभट्ट का आवारापन भी है वह द्विवेदी जी में नहीं था, लेकिन बाकी जो गुण थे बाण के, उसकी सरलता, उसकी चारित्रिक पवित्रता और सरसता, ये सब द्विवेदी जी के स्वयं के गुण थे। बाण का जो विचार, विश्वास और उसके जो जीवन के आदर्श हैं, उसकी अभिरुचि है, आत्मनिरीक्षण है, वो सब लेखक के व्यक्तित्व में भी हमको दिखाई देते हैं और उसी के का जो प्रतिबिंब है वह हमें बाण के चरित्र में दिखाई देता है। इसके उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं कि जब अंतःपुर की मर्यादा भंग करने के आरोप के उत्तर में बाण कुमार कृष्णवर्धन को उत्तर देता हुआ कहता है कि मुझे स्थानेश्वर के लंपट राजकुल के अंतःपुर में के विषय में श्रद्धा नहीं, जहाँ चौर्यलंध अत्याचारिता वधुएं वास करती हों,
उस अंतःपुर की कोई मर्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि मानो रूढ़ मान्यताओं से ऊपर उठ करके जैसे कोई नए ही युग का मनुष्य वहाँ पर बोल रहा है। इस बाणभट्ट की आत्मकथा में जो स्त्री पात्र हैं निपुणिका और भट्टनी, उनके उदाहरण के द्वारा भी नारी सौंदर्य के समक्ष आत्मचिंतन करते हुए बाण नारी सौंदर्य को निष्फल और वंध्य बनाने वाली शक्ति जो है संपत्ति, उसको ढूंढ निकालता है कि अर्थात जो नारी शरीर है उसका जो सौंदर्य है उसको निष्फल और ऊसर बनाने का काम कौन करता है? संपत्ति करती है, क्योंकि संपत्ति के कारण ही यह सब होता है। तब तो आधुनिकता का और भी हमको इस बाणभट्ट की आत्मकथा में आभास होने लगता है। उसका जो आत्मचिंतन है उसको यदि हम कुछ और पास से देखें तो आधुनिक युग मानव के विचार विश्वास हमको आज भी उसी तरह से बिखरे हुए आज के समाज में मिलते हैं। क्या जो संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु नारी है वह इसी प्रकार अपमानित होती रहेगी? मेरा मन कहता है कि जब तक राज्य रहेंगे, सैन्य संगठन रहेंगे, पौरुष दर्प का प्राचुर्य रहेगा, तब तक यह होता ही रहेगा, ऐसा बाण कहता है। धर्म की जो सामाजिक मान्यता है उसके बारे में भी बाणभट्ट की धारणा परंपरा से मुक्त नहीं है। साधारणतया लोग धर्म और अधर्म के जो बंधा बनाया रास्ता है उसके बारे में सोचते हैं, मैं उससे नहीं सोचता। इसी प्रकार यावनी फलित ज्योतिष विद्या के प्रश्न और होरा शास्त्र में जो विश्वास है वो भी लेखक का जो स्वतंत्र चिंतन है उसके ऊपर आधारित है, अर्थात यह कहीं से लिया नहीं गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा एक तरह से हम कहें तो नारी के आंसुओं से युक्त है। उसमें उसका जो अपहरण हुआ है, दासत्व है, विक्रय है, व्यवसाय है, उसकी करुण गाथा हमको इस कहानी में देखने को मिलती है। उस समय के समाज का चित्र है जिसमें कि नारी का शरीर भोग भूमि के से अतिरिक्त और कोई भी महत्व नहीं रखता था, भोग भूमि से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। उस समाज का जहाँ की लोक और शास्त्र की मर्यादा के नाम पर नारी को बलि वेदी का शिकार बनाया जाता था। बड़ी ही निर्ममता के साथ में उसकी आशाओं और आकांक्षाओं को कुचल दिया जाता था। भट्टिनी जो इसमें नारी पात्र है उसका जो उद्धारक बाणभट्ट है वह वास्तव में चिंतित है और विस्मित है, और वो कहता है मैंने एक भट्टिनी का उद्धार किया है सही, पर मुझे क्या मालूम है कि इस अंतःपुर में और कितनी भट्टिनियाँ हैं। अर्थात उस समय के समाज का चित्रण करता हुआ कहता है कि मैंने एक भट्टिनी का उद्धार तो कर दिया, लेकिन एक भट्टिनी के उद्धार से क्या होगा पता नहीं, इस यहाँ पर और कितनी भट्टिनियाँ इस अंतःपुर में हैं। सामंत वर्गीय जो समाज है उसमें जो धन संपत्ति है उसमें दासों की तरह नारी को भी भोग लिप्सा का उपकरण मात्र ही माना जाता है। उसका जो अस्तित्व है वो जो प्रभुता पाया हुआ जो वर्ग है, जो संपन्न वर्ग है, उसकी कृपा के ऊपर ही निर्भर करता है। लेकिन बाण का जो निर्भीक व्यक्तित्व है वो अंतःपुर की रूढ़ मर्यादा को छिन्न भिन्न करके एक तरह से ऐसा लगता है कि मानो महावराह की भांति वसुंधरा का उद्धार करने के लिए अवतरित हुआ हो। वह साधारण लोक दृष्टि की परवाह नहीं करता है और वह सोचता है कि सारे जीवन मैंने स्त्री शरीर को किसी अज्ञात देवता का मंदिर समझा है। आज लोगों की आलोचना के डर से उस मंदिर को कीचड़ में धंसा हुआ छोड़कर जाना मेरे वश की बात नहीं है। वास्तव में बाणभट्ट की आत्मकथा एक अभिजात वर्ग के जो विचार विश्वास और आदर्श हैं उनसे बंधी हुई है। विशेष रूप से राजकुल और उससे संबंधित जो पात्र हैं उनमें तो इन आदर्शों की परिणति हमको प्रतिदिन का जो व्यवहार है उसका अंग बन करके ही दिखाई देती है। एक शालीनता, सौजन्य और सांकेतिकता का जो पाठक है वो सहज में ही अनुभव करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। उसके जितने भी नारी पात्र हैं वो कुलीन हैं, सौकुमार्य हैं, शील हैं, और पुरुष पात्र जो हैं वो दृढ़ता, मितभाषण और मौन और गांभीर्य से युक्त हैं। वैयक्तिक निर्भीकता उनमें है, विनीत व्यवहार है। अभिजात वर्गीय जीवन का एक प्रमुख गुण जो भद्रता है वह कुलीन पात्रों और राजकुल के जो पात्र हैं उनमें हमको देखने को मिलता है। यदि हम भट्टिनी के व्यक्तित्व की बात कहें तो वो तो ऐसा लगता है
कि मानो वह मृदुता में नवनीत है, गंभीरता में सागर है और सजलता में बादलों के समान है। उसकी प्रत्येक चेष्टा, संकेत और आंगिक मुद्राओं से या तो हमको सुकुमारता मिलती है, शालीनता मिलती है, माधुर्य मिलता है, स्नेह मिलता है। और फिर जो मौन वेदना है उसकी गहराई का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। इन सबके अतिरिक्त जो सामान्य पात्र हैं उनमें अभिजात वर्गीय अनुभूति का हमको सर्वथा अभाव देखने को मिलता है। मौखरी वंश जो है उसकी बलाद्रता, कुलवधु महामाया जो है वह परिस्थिति की क्रूरता का एक जीवित और जागृत उदाहरण इस बाणभट्ट की आत्मकथा में हमारे सामने आता है। उसमें वात्सल्य का स्रोत तो है पर वह परिस्थिति से बाधित है। वह भट्टिनी का साहचर्य पाकर ही एक बार उसके प्रति फूट पड़ता है और आत्मकथा के आनंद का जो अक्षय स्रोत धावक है वह अपनी वाणी के अजस्र आनंद वर्षा करता हुआ निर्लिप्त भाव से विचरण करता है। बाण की आत्मकथा का जो प्रेम है वह मौन है, उसका माधुर्य उसके मौन भाव में अंतर्निहित है और सांकेतिकता उस माधुर्य का मापदंड है। अनुराग की वह एक ऐसी प्याली के समान है जो लबालब भरी होने पर भी छलकती नहीं है, इसीलिए उसकी अनुभूति बहुत ही सूक्ष्म है। और प्रेम का जो आंतरिक प्रवाह है उसको समझने की सामर्थ्य एकमात्र विरल स्त्री पात्र निपुणिका में ही है, जो कि स्वयं ही अनुराग में मुखर है। आरंभ में तो बाण के प्रति उसके असफल अनुराग की अभिव्यक्ति में आक्रोश और वेदना हमको दिखाई देती है। वह कहती है कि तुम्हारे ऊपर मुझे मोह था, तुम नारी देह को देव मंदिर के समान पवित्र मानते हो, पर एक बार भी तुमने समझा होता कि यह मंदिर हाड़ मास का है, ईंट चूने का नहीं। तुम जड़ पाषाण पिंड हो, तुम्हारे भीतर न देवता है न पशु है एक अडिग जड़। जब वह इस प्रकार कहती है बाणभट्ट के लिए यह एक अनबूझ पहेली बन जाता है। बाण के प्रति जो निपुणता का प्रेम है मोह की सीमा पर पहुँच करके भक्ति की ओर उन्मुख हो जाता है और बाद में वो आत्मकथा का एकमात्र अनुराग भट्टिनी चंद्र दधीची जो है उसके आंतरिक स्नेह से प्रदीप्त होता चला जाता है। उसी अनुराग में शुचिता है, ममत्व है, औत्सुक्य है, सब कुछ है, लेकिन उसमें कोई अधिकार नहीं है। वह अधिकार जिसको पाकर के कि नारी जीवन सार्थक हो जाता है। अभिजात्य वर्ग का जो गौरव है उसने भट्टिनी को बांध रखा है। वह वस्तु स्थिति से टस से मस नहीं हो सकती। वह एक अज्ञात आकर्षण में खिंचती तो जरूर है, पर कौली ने उसे जैसे बार बार पीछे धकेलता जाता है। वह विवश हो जाती है। बस एक बार सम्मोहन की सी अवस्था में जब महामाया उससे पूछती है तो वह कहती है, क्या बताऊं आर्य, जिस दिन भट्ट ने मुझसे प्रथम वाक्य कहा उस दिन मेरा नवीन जन्म हुआ। उस दिन सूर्य उदयगिरी के तट पर मांगल्य वर्षा कर उदित हुआ। मैंने प्रथम बार अनुभव किया कि मेरे भीतर एक देवता है जो आराधक के अभाव में मुरझाया हुआ छिपा बैठा है। मैंने प्रथम बार अनुभव किया भगवान ने नारी बनाकर मुझे धन्य किया है। मैं अपनी सार्थकता पहचान गई। तो जब वो यह कहती है तो पता चलता है कि ये जो शब्द हैं, ये शब्द उसने इसलिए कहे क्योंकि बाणभट्ट ने उसे नारी शरीर को बाणभट्ट देवता के समान, मंदिर के समान मानता है। तो इन शब्दों की ध्वनि बाण के कानों तक पहुंच गई और निपुणिका ने भी बाण के प्रति भट्टिनी के मनोराग का रहस्य समझा। तो दो विरोधी दिशाओं में जाने वाली जो प्रेम की धाराएं हैं उनको एक सूत्र में बांधने के लिए बाणभट्ट ने स्वयं को सदा के लिए समर्पित कर दिया। इसके अतिरिक्त वह जो स्वामी सेवक भाव है उसकी भी हीनताजन्य मन स्थिति से भी कभी वह मुक्त नहीं हो सका और एक दिन अनुराग की सूक्ष्म तंतुओं को छिन्न भिन्न करके भारतवर्ष का जो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत है उसकी ओर चला गया। और आत्मकथा का जो अंत है, आत्मकथा के प्रेम का भी एक तरह से अंत हो जाता है। करुणा में, आशंका में, अनिश्चितता में और संयम के अवांछनीय मिथ्या महत्व की आकांक्षा में। प्रेम के एक रूप का अंत हुआ आत्मोत्सर्ग में, तो दूसरा एकांत मौन में आदर्शवादी अवधारणाओं का शिकार बन गया।
बाणभट्ट की आत्मकथा का एक जो मानवीय पक्ष है वो बहुत ही सुदृढ़ है, मनुष्यता का घोषणा पत्र है। लेखक का जो उदार मानवतावाद है उसकी कथा का अभिन्न अंग है, जो कि यथास्थान उभर करके इस बाणभट्ट की आत्मकथा में हमारे सामने मुखरित होता है। वैष्णव मानवतावाद की भावना इस मानवतावाद का मेरुदंड है। मनुष्य को ईश्वर के रूप में देखना इस मानवतावाद का मूल उत्स है। सुचरिता की शील और सरलता गर्भित अभिव्यक्ति में उसका यथार्थ रूप हमको दिखाई देता है। वो बोलती है कि आर्य नारायण मनुष्य के बाहर तो नहीं रहते हैं ना, तुम प्रसन्न हो तो निश्चय ही नारायण प्रसन्न है, तुम नारायण के प्रतिरूप हो आर्य। इस तरह से मानवतावाद की दृष्टि से ये जो मर्त्य भूमि है निस्सार नहीं है, या मानव शरीर पापपिंड है, यह प्रमाद है। आर्य की यह शरीर नरक का साधन है, यही वैकुंठ है। दूसरे शब्दों में यह मानव लोक और यह भौतिक शरीर पुण्यार्जन की पाप क्षयकारी पावन भूमि और लोक एवं परलोक को सुधारने का साधन है। बाण की आत्मकथा का जो प्रत्येक परिच्छेद है उससे यह गूंज उठ करके पाठक के हृदय के आकाश में हृदय में छा जाती है कि नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचन। अर्थात इस मानव देह से बढ़कर के, इस मनुष्य लोक से बढ़कर के श्रेष्ठ अच्छा कुछ भी नहीं है। अर्थात मनुष्य देह सर्वोत्कृष्ट है, इसलिए हमें इस मनुष्य देह को पाकर के हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अच्छे से अच्छा बनने का प्रयास करना चाहिए। उसको इस तरह से भोग लिप्साओं में नहीं लगाना चाहिए। ये सब बातें जो हैं वो हमको इससे पता चलती हैं। इस बाणभट्ट की आत्मकथा का जो सार है, उसका जो एक सामान्य परिचय है वो बच्चों आज मैंने तुमको दिया। धन्यवाद।